प्रोड्यूसर्स है जो उस फिल्म के ऊपर पैसा लगाते हैं, वो पैसा तो उस प्रोड्यूसर ने काफी मेहनत से कमाया हुआ है, लेकिन वो पैसा जब इस कंसेप्ट पे लगता है तो एज अ फाइनेंसर या तो एज अ प्रोड्यूसर वो अपने आप को किस तरह सेव कर सकते हैं या वो सेव कैसे समझे। जिस तरीके से इंडस्ट्री में दौर चल रहा है कि आज कोई भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर, जो एज अ फिल्म मेकर्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी का भी नाम लेना नहीं चाहूंगा, बहुत सारी प्रकार के फ्रॉड्स होते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो नेगेटिव बात करते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से जो अच्छे फिल्म मेकर्स हैं उनको इन्वेस्टर ढूंढने में काफी दिक्कत हो जाती है। तो क्या आपके पास में इसका कोई जवाब है कि जो इन्वेस्टर्स है या प्रोड्यूसर्स है वो किस तरह अपने आप को सेव कर सकते हैं या किस तरह उनकी रिकवरी हो सकती है कि आने वाले दौर में जो सोशल इशू पे फिल्म बनाने चाहते हैं उनको दिक्कत ना हो। आपका सवाल बहुत अच्छा है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और यहाँ पे इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया उसके लिए विक्रांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना जी और आशा जी, एक्चुअली आपने जो सवाल उठाया बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिल्म मेकिंग जो है ये एक बहुत ही महंगा बिजनेस है। आदमी पेंटिंग करता है तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, कैनवास लगता है और कुछ कलर्स लगते हैं। पोएट्री लिखता है तो एक पन्ना लगता है, एक पेन लगता है। लेकिन जब आपको फिल्म बनानी है, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी हो, बुरी हो, अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो उसमें बहुत से तामझाम होते हैं, बहुत सी टेक्निक, बहुत से लोग, उसकी कॉस्ट अपने आप बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब जो भी आदमी अपना पैसा उसमें लगाता है तो ये जाहिर है कि उसको उसकी रिकवरी करनी होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो पवन जी ने एक बात कही कंटेंट की, ये पिछले हर साल जिस तरह की फिल्में आई हैं उनको आप एनालाइज अगर करें तो फिल्में वही चली हैं जिनका कंटेंट अच्छा रहा है। और अगर उसमें कंटेंट अच्छा नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, कितने भी करोड़ों की फिल्म हो, वो हमेशा फ्लॉप हुई है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मैं भी हमेशा, जैसे पवन जी ने कहा, कि एंटरटेनमेंट विथ पर्पस होना चाहिए। आपकी फिल्म, आपका कंटेंट, आपकी स्क्रिप्ट वो बहुत करेक्ट होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं और फाइनेंसर्स हैं, उनको कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ा स्टार अगर ले लेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है, क्योंकि अगर कंटेंट वीक और स्टार है फिर भी फिल्में फ्लॉप होती है। तो दरअसल सबसे दूसरी चीज ये भी है कि जो फिल्म मेकिंग होती है उसके अंदर आज की तारीख में जो बजटिंग होती है वो बहुत करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि कई बार कई फिल्में फ्लॉप नहीं होती इकोनॉमिकली, वो फ्लॉप इसलिए होती है क्योंकि वो ओवर बजटेड होती है। मान लीजिए कोई 2 करोड़ की फिल्म है जो 2 करोड़ में बन सकती है, लेकिन अगर आपने उस पर 5 करोड़ लगा दिया, आपने पैसे वेस्ट कर दिए, 30 दिन की शूटिंग के बजाय आपने 50 दिन शूटिंग कर दी, आपने एक्टरों को बहुत ज्यादा पेमेंट दे दिया जिसकी उसकी वर्थ नहीं है, तो मैं उसको वेस्टेज ही कहूंगा। तो आपकी 2 करोड़ की पिक्चर आप अगर 5 करोड़ में बना रहे हैं तो आप 3 करोड़ की वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपने अगर करेक्ट बजटिंग की है फिल्म की और पैसा वेस्ट नहीं किया है और बहुत प्रोफेशनल ढंग से उस पर काम किया है, तो मेरे हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ रहता है। और कई फिल्में हैं, एग्जाम्पल है जिनका, जो एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी रही हैं, उन्होंने मतलब आप सब जानते हैं सैराट जैसी फिल्में, हालांकि वो टोटली एक एंटरटेनमेंट फिल्म थी, बट कंटेंट वाइज भी अगर आप देखा जाए तो ऐसी कई फिल्में हैं जिन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस प्राप्त की है। तो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत वाइजली करना चाहिए तो आप सेफ रहते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर ये जो आपका कहना यह है कि अगर कोई भी चीज़ अगर बजट में बनती है तो वो चीज़ें बहुत ही सेफ चलती है, लेकिन मुझे अभी भी इसका जवाब नहीं मिला है कि किस तरह हम इसको सेव कर सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर्स है तो ये तो होगी बजटिंग की बात, लेकिन वो किस तरह अपने आप को सेव कर सकते हैं कि हम इसमें अगर 1 करोड़ रुपए डाल रहे हैं तो हमको 1 करोड़ 20 लाख रुपए रिटर्न आएगा, या मेरा जितना लगा उतना ही आ जाएगा। मैं इस मुद्दे से इंस्पायर हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे फिल्म बने, लेकिन मेरा पैसा सेफ कैसा है कि मैं दूसरी बार फिल्म बना पाऊँ। देखिए, आप पहली बात तो
बजटिंग की बात इम्पोर्टेंट इसलिए जो मैंने कही कि आपने एक टाइट बजट में फिल्म बनाई। दूसरा, आज की तारीख में आप सेफ, अब तो कई माध्यम और कई सरकारें फिल्म मेकिंग को प्रमोट कर रही है। आपने देखा होगा कि कई स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, इवन फॉरेन के अंदर कई नेशंस हैं जहां एक फिल्म टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट बना है कि अगर आप फिल्म की शूटिंग करने किसी जगह पे जाते हैं तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है। आपको जो खर्चा आपने उस स्टेट में किया है उसके एवज में आपको 30% 40% पैसा रिटर्न करती है। तो आप अगर अपनी फिल्म की प्लानिंग अगर ऐसी स्टेट में करें, ऐसी जगह जाके करें, जैसे यूपी है, एमपी है, झारखंड है, इंडिया के अंदर मैं बता रहा हूँ, हिमाचल है, ये सारे स्टेट सब्सिडी देते हैं 30% के आसपास। फॉरेन के अंदर भी सब्सिडी मिलती है, आपको लंदन में मिलती है, फिजी में मिलती है, कई कंट्रीज में मिलती है। तो उससे एक चीज ये हो जाती है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए आपने अगर 100 रुपये लगाए हैं तो आपका 30 रुपया 40 रुपया तो सरकार से रिटर्न हो जाता है। आप वहाँ पे 30-40% आपकी रिस्क अपने आप कवर हो जाती है सब्सिडी से। उसके बाद हम आते हैं फिल्म को रिलीज करने के लिए। तो पहले ये था कि पहले के बजाय अगर बहुत पहले की बात की जाए, जैसे मेरी पहली फिल्म थी कमला, शहनाज भी दीप्ति नेवल, एक रियल स्टोरी पे फिल्म थी। उस समय जब हम फिल्म बनाते थे तो पब्लिसिटी या मार्केटिंग नाम का कोई बजट में कॉलम नहीं होता था। उस समय का फिल्म मेकिंग का ट्रेंड होता था कि आपने फिल्म बनाई, पूरे इंडिया से अपने आप डिस्ट्रीब्यूटर्स आते थे, अपने अपने हिसाब से प्राइस लेके फिल्म खरीदते थे और आपकी फिल्म रिलीज होती थी। लेकिन उसके बाद वो समय बदला, अब मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो अगर आप थिएटर में जाते हैं तो फिर थिएटर में जाने के लिए आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लगेगा मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी का। अगर वो आपको नहीं करना है, अफोर्ड नहीं करना है, तो आज की तारीख में सबसे अच्छा माध्यम आ गया OTT प्लेटफॉर्म। तो आप अपनी फिल्म बनाइए, करेक्ट बजट पे बनाइए, अच्छे कंटेंट के साथ बनाइए, उसका 30-40% आपको कवर हो जाएगा सब्सिडी से, और बचे हुए अमाउंट के लिए आप किसी OTT प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां पे जो पब्लिसिटी और मार्केटिंग का खर्चा है वो आपका खत्म हो जाता है। वो पब्लिसिटी मार्केटिंग OTT खुद करेगी। तो इस तरह से अगर आप डिजाइन करें अपने प्रोजेक्ट को तो आप काफी कुछ अपने आप को सेव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। मेरा अभी अगला सवाल जिनसे है, नाम है उनका कल्पना सरोज। उनके सवाल पूछने के पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा। एक शायरी है बहुत ही फेमस कि ये शान ये रुतबा मुझे बाबा साहब के संविधान से मिला। ये शान और रुतबा मुझे बाबा साहब के संविधान से मिला, औरों को तो मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन मुझे मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला। जो प्रमाण है बहुत बढ़ गया है सोसाइटी में। आए दिन हम देखते हैं कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर बाद में सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो सुसाइड का प्रमाण भी बहुत बढ़ गया है। लगभग हमारे भारत देश में हर साल 6000 से भी ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। मन से एवरीडे 22 से 23 लोग सुसाइड करते हैं। लेकिन आशा ताई की और आपकी मैं जब हिस्ट्री देखता हूं तो कितनी यातनाएं आपने बर्दाश्त की है। शायद एक आदमी अब तक तो 1000 बार मर चुका होता, और उस पूरी जर्नी को क्रॉस करके आज आप लोग जिस लेवल पे खड़े हो, तो ये बहुत गर्व होता है मुझे आपको आई बोलने के लिए। एक मेरी माँ है जिसने जन्म दिया, एक धरती माँ है जिसने जन्म लिया, और एक 2 माँ है मेरे सामने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जब सारी हिस्ट्री मैंने पढ़ी तो जो आपका सफर रहा जीवन का, और पूरे जीवन के सफर में आप यहाँ तक जो पहुंचे हो, तो मैं आज तक आपको ये सवाल किसी ने पूछा नहीं, वो सवाल और युवाओं को ये आपके जरिए मैसेज इस मीडिया के जरिए जानना चाहता है कि जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, छोटी छोटी बातों को, चाहे प्यार की बातें हो, चाहे वो स्कूल में एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कम मार्क्स मिलते हैं, या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर से, या चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों ने जितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस की उतनी बड़ी किसी ने सही होगी। क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा हूँ, मैं खुद भी स्लम से बिलोंग करता हूँ, स्लम में मेरा जन्म हुआ है। तो उन युवाओं को क्या आप मैसेज देना चाहोगे जो बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं? उस डिप्रेशन के लिए, क्योंकि सुसाइड में मैं बात नहीं करना चाहता हूं कि सुसाइड तो एक लास्ट स्टेज है अटेम्प्ट करना, लेकिन उसके पहले डिप्रेशन है, और डिप्रेशन के पहले बिहेवियर चेंजेस आते हैं कि उसके आसपास के लोग, उसके परिवार के लोग उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं या डिप्रेशन में ना जाए, उसके लिए आप मोटिवेशन क्या देना चाहोगे? पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
स्टेज पे बैठे हुए सारे सभी को मेरा नमस्कार। जो बात अभी मुझसे कही गई है, एक्चुअली इस बात को अगर आप YouTube पे जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि मोदी जी ने खुद सबको मेरी अपने जीवन के बारे में देखकर लोगों से ये कहा है कि जब कभी किसी के दिल में मरने का ख्याल आ जाए तो वो कल्पना सरोज को फोन करी। सुन के मैंने सवाल बनाया क्योंकि मैंने खुद मरने की कोशिश की थी, मैंने खुद पॉइजन लिया था। क्योंकि होता है, तकलीफें इतनी होती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, जब इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्यों ना इस जिंदगी को खत्म किया जाए, क्योंकि आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है कि जिंदगी जी कैसी जाए, किया क्या जाए। रास्ते चारों तरफ से जब इंसान के बंद हो जाते तो जाहिर सी बात है कि इंसान को ऐसे लगता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि नहीं, ये जो सोच है ये गलत है, यकीनन गलत है। क्योंकि इंसान को हिम्मत से आगे बढ़ना पड़ेगा। जीवन ये बहुत अनमोल है, बहुत ही अनमोल जीवन है, ये फिर नहीं मिलेगा दोबारा। तो जब जीवन मिला है तो इसको डट के जीना चाहिए, चाहे कैसा भी मुकाम आए, चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे जैसे भी सामने हमारे हालात आए, उन हालातों का सामना करना चाहिए। आज के ज़माने में बच्चे लोग के लिए इतना पढ़ाई की है बच्चे लोग ने। आज तो बहुत पढ़ाई में हर बच्चे को बहुत पढ़ाई का इंटरेस्ट है और पढ़ाई करना ही चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, बहुत कुछ सोच है। लेकिन इतना करते हुए बच्चे लोग को अपने इंडिया में, भारत में या महाराष्ट्र में काम ही नहीं मिल रहा है। तो काम नहीं होने की वजह से अपना परिवार है, बहुत गरीबी रहती, किसका ठीक रहता है, लेकिन काम तो जरूरी है। ये ज़माने में महंगाई तो बहुत इतनी बढ़ गई, लेकिन हमें काम नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, हम परिवार नहीं संभाल सकेंगे, तो बच्चे लोग गलत राह पे जाते, गलत हो जाता है। तो बच्चे लोग के लिए तो मैं जवान बच्चे लोग के लिए मेरे बच्चे समझ के बहुत कुछ सोचती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहिए हमको।